खिलाफ खोला मोर्चा। जम्मू में पार्टी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। सरकार की नाकामी को किया कांग्रेस ने उजागर। महबूबा के बयान को लेकर मचा सियासी घमासान। प्रदेश भाजपा ने की पूर्व मुख्यमंत्री के बयान की निंदा। अपनी पार्टी ने बयान को दिया मैच फिक्स करार। टोडा कस्बे में चोरों के आतंक से दहशत में लोग। एक ही रात में चोरों ने 4 घटनाओं को दिया अंजाम। मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही टोडा पुलिस। नमस्कार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको सीधा ले चलेंगे हम उत्तराखंड के सीएम क्या अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं, क्या वो संबोधन करते हैं, किस तरह जनता को देख रहे हैं। महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की नाकामियों से जनता को रूबरू करवाने के उद्देश्य से आज कांग्रेस ने जम्मू में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अरविंदर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसान, नौजवान और आम इंसान बेहद परेशान है और जिस तरह इन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में भाजपा और सबक सिखाया है, इसी तरह देश में आने वाले विभिन्न चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। स्टेटहुड के लिए लद्दाख भी लड़ रहा है। यहाँ पे तरीके से स्टेटहुड को वापस आज कर रहा है। आतंकवाद माइनॉरिटी के अंदर हालात 1990 की तरफ जा रहे हैं और ये खोखली बातें करते हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। एक जन जागरण अभियान बड़ा बड़े जोर शोर देश में करेगा। बीजेपी की सरकार उनके करेगी। इस तरह से हिमाचल इस तरह से पूरे देश में आने वाले लोग इनको सिखाएंगे, युवा सिखाएंगे, किसान सिखाएंगे, अभियान कश्मीर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों से किए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेताओं के बयानों का समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने हिंदू धर्म को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें भाईचारा, सद्भाव की शिक्षा देता है, लेकिन बीजेपी धर्म का इस्तेमाल समुदायों के बीच में दरार पैदा करने के लिए कर रही है। महबूबा ने के इस बयान को लेकर जम्मू में सियासी घमासान मचा। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं अपनी पार्टी के महबूबा मुफ्ती के इस बयान की बीजेपी और पीडीपी का मैच फिक्स करार दिया है। बयानबाजी कर जम्मू और कश्मीर में वोट बटोरे और फिर मिलकर सरकार भी बनाई। महबूबा के इस बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखिए कि आज कम्युनलिज्म का पाठ हमें कौन पढ़ा रहा है। महबूबा मुफ्ती साहिबा जैसा लीडर जिनकी पूरी राजनीति कम्युनलिज्म के ऊपर है, जिनकी पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान के फसादों के ऊपर है। हम भलीभांति जानते हैं कि अमरनाथ लैंड रोके समय जब बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु अपने लिए एक छोटी सी जगह बालटाल में ढूंढ रहे थे और आपकी सरकार थी, आपने उन्हें वो जगह नहीं दी थी। और कश्मीर को जम्मू के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने वाली पार्टी आज हमें पाठ पढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आरएसएस का शब्द अपने मुंह से ना निकालिए करें मैडम, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आप लोगों की तरह नहीं जो पाकिस्तान के हिमायती और पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले लोगों के लिए खड़े होते हैं। आप हमें ये पाठ ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है।
हम भली भांति जानते हैं आप जैसे लीडर को, जिनके प्रांत प्रांत हर 10 किलोमीटर के बाद बयान बदलते हैं। कश्मीर में आपके बयान कुछ और होते हैं, जम्मू पहुंचते हैं तो आपकी बोली बदल जाती है, और जब दिल्ली में होते हैं तब तो आपका वार्तालाप का जो जरिया है वो तो कुछ और ही होता है। तो इसलिए आप कम से कम ये नसीहतें हमें ना दीजिए, और हिंदू मुसलमान की बात आप जैसे लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो सुर्खियां बटोरने के लिए इस किस्म के बयान देते रहते हैं। शुरू से ही इन पार्टियों का ऐसा रहा है, ये मैच फिक्सिंग करते हैं कि एक पार्टी कोई बयान देती है जम्मू में तो उसका ये कश्मीर में दूसरे तरीके से बयान देते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टियों की ग्राउंड खत्म हो चुकी है, लोगों को असल मुद्दों से ये भड़का रहे हैं और ये इस किस्म की बयान दे रहे हैं। नहीं, ये देखो, मैंने इससे पहले कहा है कि ये बीजेपी और पीडीपी का मैच फिक्सिंग है। ये पहले भी जब चुनाव इन्होंने लड़ा, उन्होंने कश्मीर में लोगों के सेंटीमेंट भड़काए, इन्होंने जम्मू में भड़काए, बाद में इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। अब भी ये इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, ये जम्मू में कुछ और बयान देंगे, वो कुछ और बयान देंगे। मेरी जो चर्चा हिंदुत्व पे शुरू हुई है ये बड़ी दुखदायक है। हर इंसान अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहा है। धर्म के मामले में या किसी की आस्था के मामले में इस किस्म के रिमार्क्स देना और इस किस्म की बात करना, मैं कहता हम लोग तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ऐसी बातों को। तो जिस तरह का मजहब है, हर मजहब ये कहता है कि दुनिया जो है वो एक कुटुंब है, एक फैमिली। क्या इस्लाम नहीं कहता रब आलमीन कि जो ऊपर वाला है वो सबका है, सबका मतलब ये फैमिली पूरा दुनिया जो है, जो भी ह्यूमैनिटी है, जो भी लोग है, वो एक है, एक परिवार है, एक कुटुंब है। हिंदू धर्म में भी यही है। और हमारी आस्था, जब हम अपनी आरती करते हैं तो हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। रानियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो। तो ये हिंदू धर्म में भी हमारा सनातन यही कहता है। देखिए, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन एक बात तो सही है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो कहें कि हिंदुत्व सिर्फ हिंदू धर्म उनका ही ठेकेदारी है, ऐसा तो नहीं है। हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म का पालन करता है, हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है, अपने अपने तरीके से फॉलो करता है। सिर्फ दिखावा करना वो कोई मायने नहीं रखता। और खास करके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये प्रोहिबिट करता है कि आप धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए खुलम खुला इस्तेमाल हो रहा है। और जब भी चुनाव आते हैं तो धर्म और धर्म की रास्ते पे चला करके जो है वो उसका लाभ दिया जाने का प्रचार जो है वो किया जा रहा है। इसलिए जो विवाद उठाया जाता है, कट्टरपंथता के हम खिलाफ हैं। कट्टरपंथता जब वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, किसी भी धर्म की है, जो कट्टरपंथी विचारधारा है कि जिससे दूसरे धर्म को खतरा है। इस देश के अंदर धार्मिक आजादी भी है, अपने अपने धर्म का पालन और फॉलो करने की आजादी है, जिसको हमारे पूर्वजों ने कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है। इसलिए अपने धर्म का फॉलो करना, दूसरे धर्म का अपमान न करना, ये इस देश की मर्यादा रही। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। सर्वशक्ति सेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खुर्शीद की किताब की आलोचना की। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए इकाई के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने खुर्शीद की किताब को लेकर कहा कि हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस से करना गलत है और उन्होंने इसे देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करार दिया। चाहते हैं कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी ने एक अपनी बुक पब्लिश की है और उसमें एक हिंदुत्व के बारे में 118वें पेज पे लिखा है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को कंपेयर किया है इस लाइक आईएसआई और बोडो के साथ साथ कंपेयर किया है हिंदुत्व को। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया है उन्होंने। अगर ऐसे कार्य करने थे तो उनको अपनी बुक पब्लिश करने की जरूरत क्या थी। मैं आपके माध्यम से उनके पार्टी प्रेसिडेंट से, नेशनल प्रेसिडेंट से इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे शरारती तत्व जो कमजोर बातें करते हैं और लोगों को जो भाईचारा बना हुआ उसको खराब करते हैं, इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की वजह से जो पार्टी का नाम बदनाम होता है, आने वाले दिनों में इस चीजों से फर्क पड़ता है। मैं
सलमान खुर्शीद जी से इतना कहना चाहता हूं, आपने तो बुक पब्लिश कर दी, लेकिन लोगों को रिएक्शन देख के अब भी आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि इस चीज को वापस लें, क्योंकि एक धर्म की भावना को भड़काना ये सबसे निंदनीय कार्य है। और ऐसे निंदनीय कार्य करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह से लोगों का एक मोरल डाउन कर रहे हैं और एक धर्म के बारे में एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। डोडा कस्बे में चोरों ने एक साथ 4 चोरियों की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरों ने एक रात में एक साथ 4 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए दुकानों से नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। दुकानदारों ने जिला पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवान कस्बे की सड़कों पर तैनात रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में कैसे चोर एक साथ 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। लड़के आए, सेल्समैन सुबह दुकान खोले, यहाँ देखा शटर टूटे हुए थे, दोनों तालों को जंदरे तोड़े थे शटर। तो अंदर से देखा तो यहाँ आकर हमने देखा तो यहाँ सारा बिखेर सामान बिखरा हुआ था। तो कैश का तोड़कर ये लागत तोड़कर इसमें से ये 41,000 रुपया जो कि 2,000 के नोट थे वो ले गए हैं, और कटर होता है सरिया काटने का छोटा, और वो भी ले गए हैं। यहाँ हमारे अलावा और तो हमारे हमसाया हैं कलम, तो उनको भी चोरी हुई है, उनको 30,000 रुपया शटर तोड़कर ले गए हैं। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि ये कम से कम पता चले ये कौन है, कौन लोग हैं, जबकि 12:35 पर कलमों के बाहर वहां पर पुलिस वाले 2 भी थे, तो हमारी दुकान पर ये 12:47 पर आए। आखिर ये हैं तो हैं कौन, इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? कुछ ही दूरी पुलिस स्टेशन डोडा भी है, बिल्कुल है, कैमरे भी लगे हैं इनके घंटाघर पर भी, यहाँ मस्जिद होता के सामने भी, लेकिन इनकी ये लापरवाही की वजह से हो रहा है। सुबह जब हम आए तो हमने आप दुकान को देखा, यहाँ पे एक चाचा आया था, सब्जी लगाता है बाहर, तो जैसे ही आए इन्होंने देखा दुकान का जो ताला है एक साइड खुला हुआ था, तब हमने दूसरी साइड देखा, दूसरी साइड दुकान का खुंडा भी काटा हुआ था, उसको किसी ने तोड़ा, दुकान में अंदर घुसा है चोर। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड के सीएम क्या घोषणाएं कर रहे हैं और किस तरह जनता को संबोधन कर रहे हैं। मैं ये प्रयास करता रहा, हमारी पूरी सरकार प्रयास करती रही कि ये यात्रा चालू हो जाए, और बहुत प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां भी कोरोना महामारी का, चूंकि इतनी बड़ी महामारी है कि कहीं से उसमें हमको रिलीफ नहीं मिल रही थी, हमको कहीं से छूट नहीं मिल रही थी। फिर हम दोबारा से हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद हमने कहा कि अब कोरोना महामारी कुछ कम हो गई है, इसलिए आप यात्रा चलाने की हमको परमिशन दे दीजिए। यात्रा हमको कुछ शर्तों के साथ चलाने की परमिशन मिली। फिर हमने दोबारा निवेदन किया तो यात्रा पूरी खुली, लेकिन यात्रा चूंकि अब बंद होने के कगार पर है। 20 नवंबर को हमारे बद्रीनाथ जी के द्वार बंद हो जाएंगे, 26 तारीख को, अभी 6 तारीख को पिछले केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी यात्रा पूरी तरह से अब समाप्त होने वाली है। और ये यात्रा नहीं चलने के कारण से, पर्यटक नहीं आने के कारण से हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार थे, टैक्सी वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, उनको भी जो है अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर ये 6 महीने यात्रा चलती है, 5 महीने यात्रा चलती है, तो उससे पूरे साल भर का काम चलता है। तो हमने कहा कि ऐसे भाइयों के साथ भी, ऐसी बहनों के साथ भी हमारी सरकार सहयोगी के रूप में, उनके साझीदार के रूप में काम करेगी। और हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र के लोगों के लिए जो है किया। और मुझे खुशी है कि मैं जहां भी गया, मैं एक बार टेहरी गया, टेहरी जनपद में गया, तो वहां के लोग आए और वो बोले कि हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो हमारा परिवहन क्षेत्र के लिए, पर्यटन क्षेत्र के लिए जो पैकेज घोषित किया था, उसका पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से हमारे खातों में आना शुरू हो गया है। इसी प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारी एएनएम है, जेएनएम है, हमारी हेल्थ के जो टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर हैं, जो भी इस श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया कि अगले 6 महीने तक उनके खातों में पैसा आता रहेगा। अभी हमने आंगनबाड़ी बहनों का किया, आशा बहनों का किया, अभी उपनल कर्मचारियों का किया, हमारे ग्राम प्रधानों का किया। अभी हमने 207 जांचें उत्तराखंड सरकार ने करते हुए नजर आए वहां पे। चलिए आप बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। देश भर में आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस को
बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जम्मू में भी जगह जगह बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में जम्मू के गोल गुजराल में स्थित SOS चिल्ड्रन विलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने एक रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का पाठ पढ़ाया। वहीं डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने बच्चों की देखरेख के लिए की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। हमारे जवाहरलाल नेहरू भी थे, आज उनका बर्थडे है, तो आज जो हमने रैली निकाली है इसका एक मोटिव ये भी है कि हम अपनी सोसाइटी को ड्रग्स से दूर रखें और उनको ये बता सकें कि ये हमारी सोसाइटी स्पेसिफिकली हमारे जम्मू को बहुत ही ख़राब कर रही है। और सेकेंडली हमारे जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं उनके लिए भी एक ये रैली निकालना एक हमारा मोटिव है। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको चाचा नेहरू से जाने जाते थे, क्योंकि उनको जो थे उनको बच्चों से बहुत प्यार था। और इस दिन उनका जन्मदिन होता है। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1889 में हुआ था और उनको गुलाब जो थे वो बहुत पसंद थे और उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। आज यहाँ पर जो SOS चिल्ड्रन विलेज में हम लोग आए थे, तो यहाँ पर एक जो ग्रुप केयर का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा, एक पूरे फैमिली एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं घर बने हैं जिसमें कि 7, 8, 10 बच्चे अपनी मदर के साथ यहाँ पर रहते हैं और उनको पूरा फैमिली केयर एंड एनवायरनमेंट मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत एक आज यहाँ पर सुखद एक्सपीरियंस रहा और इसको अन्य जगहों पर भी रेप्लिकेट करने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। और मैंने यहाँ पर जो हमारे जिला प्रशासन के जो अफसरान यहाँ पर आए हैं उनसे भी गुजारिश की है कि जितना मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट कर सकें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे द्वारा किया जाए। और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है और जो मदर्स यहाँ पर बच्चों को केयर कर रही हैं उन सबको जो है वो बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जो कि इतना अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और सेल्फलेस तरीके से पूरा स्टाफ, यहाँ के डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है जो काम कर रही है, सेल्फलेस सर्विस दे रही है, उस सब के लिए जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद ज्ञापित करें। बीते 2 वर्षों से कोरोना की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बड़े समारोह कोरोना के डर से स्थगित कर दिए गए। कोरोना महामारी के कारण ही जम्मू में लगने वाले झीड़ी मेला प्रशासन ने स्थगित करने का फैसला किया है। मेला स्थगित होने के कारण स्थानीय लोग और दुकानदारों में मायूसी देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि मेला लगने से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और श्रद्धालुओं के आने से उनकी दुकानदारी भी अच्छी चलती थी, लेकिन मेला रद्द करने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। साथ ही प्रशासन से सवाल किया कि अगर रैलियां हो सकती हैं तो मेला क्यों नहीं हो सकता। के पास ही डब देता गाँव हमारा, और हर साल हम इधर सब्जी दुकान लगाते हैं, फ्रूट और जी और भी बड़े सारे गन्ने दियाँ पकौड़ियाँ जलेबियाँ बाकी बड़ी सारिया दुकाना लगदियां ने और बड़ी सारी उम्मीदां ने भाई जे मेला लगी गया तो मेरा गरीब जनता भुखी मरोग बेचारी, पूरे साल में एक बारी कमाई का साधन होगा जी। मेला नहीं हो रहा है, अब मेले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि मेला इस बार नहीं होगा, तो कितने लोग जो नाखुश हैं और कितना नुकसान होने का डर है किन लोगों को? सर जी देखो गन्ना गुन्ना भी इतने बड़ा बिकता है जी एक मेले में, और बड़े लोग बाहरों आते, कोई फ्रूट भेजा, कोई किसी तरीके से अपना टाइम पास करा, लेकिन कितने मरने गल है। बाहर देखो रैलियां होइयां, जलसे हुआ दे, बड़ा किसी मतलब करा एक बार इतने मेला हो जाता तो सारे लोगों की उम्मीदा ही भाई अपने बच्चे जो अच्छे फुलके आराम दे खाई लेंगे। तो मतलब इस बार मेला नहीं हो रहा है, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि क्यों मेला ये क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। देखो पंजाब में मेला हो रहे हैं, रैली निकल रही हैं, ठीक है, हर घर घर में मतलब रैलियां जा रही हैं सरपंचों के पंचों की हर चीज़ की, ठीक है, लेकिन हमारा ये छोटा सा मेला था एक बाबा जी का और बुआ दाती का, इन्होंने ये मेला कैंसिल करवा दिया। तो हमें इतनी उम्मीद थी, हमने जो हमारे किसान भाई जितने भी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने गन्ना वगैरह फूल माला वगैरह ये लगाई हुई थी, और मतलब ये मतलब नहीं हुआ कुछ भी इनका, नहीं तो इन्होंने दुकान डाली कोई नहीं, मतलब दुकान की परमिशन दी डीसी ने, मतलब कुछ नहीं है। हमें बहुत मतलब दुख है। तो इस बात से हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब देखो आगे आपने कुछ करना है कि हमारा मेला आगे जो आने वाले साल का मेला थोड़ा सा अच्छा सा हो और हमारी दुकानें चलें, हमें कुछ प्रॉफिट हो। मैं अम्बाले से आया हूँ, लेकिन ये मेला बोल रहा है भाई नहीं हो रहा, मेला होना चाहिए। तो सब चीज़ें जब वातावरण से निकल गई हैं तो छोटे मोटे दुकानदार उन्होंने ये 2 साल हो गए हैं, उन्होंने भी कमाना है, हर आदमी को कमाई चाहिए, वो बेचारे बैठे हैं।
तो उनको भी मतलब उम्मीद होती है भी हम भी मेले में कुछ ना कुछ कमाएं। जम्मू के परेड ग्राउंड में चल रहे निर्माण कार्य से स्थानीय खिलाड़ी गदगद हैं। इन खिलाड़ियों के मुताबिक ग्राउंड की अपग्रेडेशन के साथ साथ यहां पर अब टर्फ विकेट का भी निर्माण हो रहा है, जो खिलाड़ियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि टर्फ विकेट के बनने से कई नई खिलाड़ियों को अपनी क्रिकेट प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उन्हें भी इमरान मलिक की तरह राष्ट्रीय टीम में खेलने का अवसर मिलेगा। देखिए, ये जो इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट ने लिया है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। एज पर स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें और भी बड़ी चीज़ों के हिसाब से हम देखें, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव आज गवर्नमेंट ने लिया है, ये इनिशिएटिव अगर कुछ साल पहले लिया होता तो शायद जो जैसे आज इमरान मलिक हमारे जो JNK के जम्मू के रहने वाले हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो आज इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तो हम कंग्रेचुलेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का मतलब समय है कि हमारे साथ लड़का खेल के गया है, आज इतना दूर पहुंचा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव थोड़ा पहले लिया होता तो शायद एक इमरान मलिक नहीं, यहाँ से 11 के 11 इमरान मलिक जाते। यहाँ की जो मतलब जो लोकल प्लेयर हैं जो अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, जो पसीना बहाते हैं, तो उनको जो कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिला, वो उसका ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट को करता हूँ। लेकिन अभी जिस हिसाब से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, पवेलियन बन रहा है, टर्फ विकेट बन रही है, तो इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि काफ़ी सालों से ये जो ग्राउंड थी इसकी बड़ी खस्ता हालत थी। यहाँ पे कोई मतलब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, पानी नहीं था, या फिर देखें अब शेड नहीं थे, तो बड़ी ख़राब सी ग्राउंड थी जिसमें एक दिन एक संडे में अगर मैच ही कोई खेलने आता था तो एक जगह पे ही आगे 8 विकेटें लगी होती थी। तो कभी कई बार ऐसा हो जाता था कि एक विकेट से एक बैट्समैन शॉट मारता, आगे किसी फील्डर को लग जाती थी तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। तो कई बार कुछ ऐसा भी हुआ कि बड़ी सीरियस इंजरीज जो हैं वो प्लेयर्स को हुई हैं, जिस वजह से वो आप दोबारा गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे भैया यहाँ ग्राउंड बन रहा है, यहाँ पे आगे वगैरह ग्रास वगैरह लगेगा और नेट्स भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं नेट वगैरह में। बाकी नीचे वाला ग्राउंड तो ठीक ही है। सबसे बढ़िया बात है जो यहाँ पे टर्फ विकेट बनने जा रही है, जो कि जम्मू में काफी कम जगह मिलता है। टर्फ विकेट की वजह से जो है यूथ में जो आएगा क्रिकेट को, जो असली नॉलेज होगी क्रिकेट की, वो यहीं से गेन कर पाएगा यूथ। तो इस वजह से जो है एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट बच्चों के लिए। और साथ ही आउटफील्ड जो होगी वो पूरी ग्रीनरी आउटफील्ड होगी, जिससे कि जो यहाँ की टीम्स होगी उनको काफी मतलब अच्छा लगेगा खेलने में और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मौसम की मार से खराब हुई धान की फसल अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन गई है। किसानों के मुताबिक फसल को खेतों से उठाना उनकी जेबों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही। इन लोगों के मुताबिक जब तक खेतों से धान की खराब फसल नहीं हटती तब तक वो गेहूं की फसल नहीं लगा सकते, लेकिन भारी खर्चे के चलते वो इस फसल को नहीं उठा पा रहे हैं। पीड़ित किसानों ने सरकार से अधिक मुआवजा देने की मांग की है। ਤੇ ਕਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ 4 ਤੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨਾਲ ਦਾ 2000 ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪੈਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਪੈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕੰਪੈਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪਰੂਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂ 5000 रुपया कमा लेंदे ही बेइये साढ़े को लवाई हाँ जी ते 2000 रुपया हुण करपैन वाले ले जा रहे ट्रैक्टर वाली बुआइयां खादा मसाले हर एक जड़ी नेचर दी किसान दी मेहनत सोचा जाए ते 8-9000 रुपया खर्चा 8-9000 रुपया खर्चा आ जांदा कमा दा ते देण दे की ना सानू कुछ भी नहीं है साड़ने पैणियां पैली खेतर खाली करने पैना बाद च ट्रैक्टर वाले ने भी दूने पैसे ले लैणे मतलब खेतर खाली करने लिए भी पैसे कोला देने पौंदे वो भी खाली करने वास्ते आपे पैसे कोलों देने पै देना वो भी विपता बनी गई। सीमावर्ती पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के भाटादोड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस न होने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन वो काफी समय से खराब पड़ी हुई है। जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन को मेंढर या फिर स्वर्णकोट से एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है। वहीं स्थानीय सरपंच अब्दुल कयूम खान ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस की कमी आम जनता को भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो कई बार एम्बुलेंस की मांग सरकार से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी इस मांग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। प्रॉब्लम की बात यह है कि एम्बुलेंस हमारे पास पिछले कई सालों से नहीं है। बीच में हमारे पास एम्बुलेंस आई भी एक, वहां से वो वापस हमने मंगवाई जम्मू गैरेज में, उसके बाद हमारे पास वो एम्बुलेंस वापस नहीं आई।
एक एम्बुलेंस हमारे पास पड़ी है, बड़े मतलब पुराने वो टाइम से, तकरीबन 2-3 साल से वो खराब पड़ी है। अब अगर हमें यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है तो या तो हमें मेंटर से मंगानी पड़ती है 108 पर कॉल करके, या सुप्रीम कोर्ट से, या मेंटर से, या अपना दारुगुन से। बट इस नेशनल हाईवे पर हमारे पास एम्बुलेंस इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो उसमें तो काफी समय लगता होगा। समय तो सर लग ही जाता है, नेचुरली टाइम तो लगता है उसमें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।